सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस इफेक्ट में। ये थोड़ा सा लेक्चर आपका डिले हो गया बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ सही है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना यूनिट 2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक टैग के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हेडिंग कितने टाइप की होती हैं, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, और हेडिंग में सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा टैग का यूज किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि ब्रेक टैग के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है, बी आर टैग का यूज किया जाता है। और हमने देखा था कि ये वाला जो टैग था बी आर का, ये एम्प्टी टैग था। रीजन ये था क्योंकि ये इसमें क्लोजिंग टैग की कोई भी नीड नहीं थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी हमारे बाकी हैं, मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे टैग हैं जिनका हम ओवरव्यू एक तरह से देखेंगे कौन से टैग से क्या होता है। और मतलब अभी हम एक तरह से थ्योरी टाइप देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी हम जब उसका प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में अपना कवर करेंगे, कोड करके वहाँ पे देखेंगे किस तरह से किसका आउटपुट कैसे जनरेट किया जाता है। और वहाँ पे छोटा सा पहले वेब पेज क्रिएट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे थ्योरी बेस पूरा समझेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये पूरा पेज, मतलब कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैग हमारे पास पहले से डिसाइड किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, जिन्हें हम प्रीडिफाइंड टैग बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो HTML4 पे कुछ टैग यहाँ पे पहले से डिफाइन किए गए हैं, लेकिन जैसे ही HTML5 अपडेट हो गया है तो उनके लिए अलग से उनके नेम से ही टैग बना दिए गए। अभी HTML5 और HTML4 क्या होता है, ये इनके वर्जन है। मतलब पहले वर्जन कुछ और था, HTML4 था। अब फिर अपडेट होने के बाद इसका वर्जन आ गया HTML5। आप इनके बारे में सर्च करेंगे वेबसाइट पे वर्जन वाइज तो बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन इससे भी आपको बस ऐसा समझना है कि एक तरह से वर्जन यहाँ पे आगे बढ़ा, इंक्रीज हुआ, मतलब अपडेट होता है। जैसे ऐप अपडेट होते हैं ना आप लोगों के पास कि नया अपडेट आया है किसी भी चीज़ का, तो सब वैसे ही यहाँ पे HTML का वर्जन भी अपग्रेड हो गया यहाँ पे। तो पहले HTML4 था, तो वहाँ पे क्या करते थे कि अलग अलग काम के लिए, जैसे हेडर बनाना है तो उसके लिए हम एक ही टैग का यूज करते थे जिसे बोलते ड्यू टैग। अब ड्यू टैग क्या होता है आगे पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ड्यू टैग के लिए हर जगह ही देखो ड्यू टैग ही यूज किया गया है। ये ड्यू टैग हो गया, फिर ड्यू टैग हो गया, फिर ड्यू टैग हो गया। यहाँ पे देखो इस पोस्ट के लिए भी ड्यू टैग का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासेस लगी है वो अलग अलग है। ये देखो, अभी क्लासेस किस लिए लगी हैं, ये सब CSS का पार्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे एग्जाम्पल का आप ओवरव्यू देख सकते हैं बस। लेकिन जैसे ही HTML5 आ गया हमारे पास, तो HTML5 में क्या हो गया, इन सबका नाम ही डिफाइन कर दिया गया। जैसे यहाँ पे आईडी का नाम देखो, यहाँ पे हेडर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे HTML5 में जैसे वर्जन आया ये वाला, यहाँ पे डायरेक्ट नाम से ही टैग बना दिया गया, हेडर टैग, जिससे पता चल जाए कि ये हेडर टैग है। यहाँ पे हेडर के अंदर ही काम हो रहा है इसके अंतर्गत। देखो न्यू, फिर यहाँ आर्टिकल, आर्टिकल नाम का ही टैग बना दिया। अब यहाँ पे पोस्ट का काम खत्म। लेकिन HTML4 जो इसका वर्जन था वहाँ केवल ड्यू टैग का यूज किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे इसका वर्जन और भी आगे बढ़ गया, HTML5 आ गया जब से हमारे पास, तो यहाँ पे अलग अलग टैग के नाम से पता चल जाता है कौन सा टैग किस लिए बनाया गया है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि HTML4 और HTML5 की क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता है, एक ही टैग से हर एक चीज डिफाइन किया जाता है। मान लो डिफाइन मतलब कि हम ड्यू टैग का यूज कर रहे हैं, तो ड्यू टैग से ही सारी चीजें डिफाइन करते थे, सारी चीजें वर्क करते थे। मतलब जो भी, मतलब कि हाँ, आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं टैग का यूज करके, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए हम एक ही टैग का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही HTML5 का वर्जन आया, वहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैग बना दिए गए, जिन टैग के नाम से पता चल जाता है कि इस टैग से क्या होता है। ठीक है ना। तो इस तरह सारी चीज़ें आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज़ कि यहाँ पे देखो, जब स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि HTML का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताएं हमें, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। फिर उन सब सारे टैग को आपको डिफाइन करके भी बताना है। मतलब किस तरह से कौन से टैग का क्या यूज है, वो सब आपको डिफाइन करके भी बताना होगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जो भी, मतलब जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। देखो सबसे पहले देखो डॉक टाइप, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट का टाइप किस तरह से डिफाइन करना है, आपको लिखना है डॉक्यूमेंट टाइप। अब यहाँ पे देखो, डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, है ना। तो मतलब कि एक तरह से, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि सर हिंदी में भी आप कंटेंट दीजिए, मतलब जो थ्योरी है वो हिंदी में प्रोवाइड कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको, जो अभी से आगे आप लोग अगर प्रैक्टिस में इंग्लिश रखते हैं, तो आपको आगे चल के इंटरव्यू में जैसे आप लोग बैठेंगे, तो वहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने होंगे। मतलब जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे इंग्लिश में होगा। वहाँ पे हिंदी को मतलब उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है आपके CS के क्षेत्र में। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करके चलना है। अगर आप लोग अभी से स्विच कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना फिर आगे चल के अगर 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 आप लोग यूपी बोर्ड से हैं और अभी से आप हिंदी की प्रैक्टिस में हैं, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए कि इंग्लिश का मतलब इनसे दूर मत भागिए। और CS का मतलब मैंने आपको बताया कि इंग्लिश,
आपको स्विच करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत लोगों के बीच में बोल नहीं पाएंगे। इसी कम्युनिकेशन की वजह से हेजिटेशन आपको बनी रहेगी, है ना। जो भी आपकी थ्योरी है वो यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगी। रीजन ये है कि बस यही कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे चल के, तो क्यों ना पहले से प्रैक्टिस करते रहे, तो आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, और मतलब जब भी आपका इंटरव्यू हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से अभी से ही आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो थ्योरी आपको क्या होगी, इंग्लिश में ही मिलेगी। और यहाँ पे जो कोई भी टर्म मान लो आपको समझ में नहीं आता, तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्या करूँ, पहले से बता दूँ, और बताने के बाद मैं आपको थ्योरी देता हूँ। इसका मतलब ये है जो मैंने आपको बताया है वही थ्योरी में लिखा है ना, जिससे आप लोग एग्जाम में उसे लिख सकें। तो पहले सब चीज़ मैं आपको डिफाइन ही कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के टाइप को मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि डॉक टाइप का मतलब क्या है, एचटीएमएल का मतलब क्या है, हेड का मतलब क्या होता है, टाइटल का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब क्या होता है, H1 और P, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे उसकी थ्योरी लिखी है। देखो H1 का देखो, द H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, मतलब जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग को डिफाइन करता है। P का मतलब क्या है, द P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ, ये क्या करता है, पैराग्राफ को डिफाइन करता है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब चीजें हैं, तो इंग्लिश से डरे ना बिल्कुल भी, है ना। इसी को चीज को मतलब ऐसे नोट्स बनाए आप लोग, और यही चीज कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें इंग्लिश की, ठीक है। तो देखो ये पूरे पूरे थ्योरी पार्टी की मतलब जितना चीज हमारा स्ट्रक्चर में हमारा यूज हुआ है, डॉक टाइप हो गया, एचटीएमएल हो गया, हेड हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, H1P, ये सारे टैग के बारे में आपको जो जो आप यूज करेंगे स्ट्रक्चर में, उनके बारे में तो थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। और आप लोग भी अपने इंटरव्यू के पर्पज से समझ सकते हैं कि टाइटल का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब क्या होता है, एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में, है ना। तो यहाँ पे थ्योरी से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, आप लोग समझ लेंगे। और मैंने आपको बताया भी है लास्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे थ्योरी बस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स, एचटीएमएल का सिंटेक्स मैंने आपको बताया कि कोई ना एक एलिमेंट होता है पूरा मिला के, पहले टैग होता है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में कुछ लिखा जाता है, उसे बोलते हैं टैग नेम। अब जो टैग स्टार्ट होगा उसे क्लोज करने की भी नीड होती है। क्लोज किससे करते हैं, स्लैश लगा के क्लोज करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है। देखो यहाँ पे होता है टैग नेम, ठीक है। और यहाँ पे अपना आपका कंटेंट लिखा रहता है, फिर इसे क्लोज करने की किस तरह क्लोज करते हैं, स्लैश लगा के, और यहाँ पे जो भी हमारा टैग नेम थे उसे क्लोज कर देते हैं। अब जो जिस टैग को क्लोज करने की नीड नहीं होती उसे बोल देते हैं हम एम्प्टी टैग। क्या बोल देते हैं, एम्प्टी टैग। आपको वाइवा में पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी टैग क्या होते हैं, तो ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की नीड नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोल देते हैं। ये चीज़ ऐसा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एचटीएमएल सिंटैक्स कंसिस्ट ऑफ मार्कअप टैग enclosed in angle bracket, एंगल ब्रैकेट मतलब ये देखो ये है एंगल ब्रैकेट। टैग्स आर यूज टू डिफाइन एलिमेंट्स, ये जो टैग्स है किसके लिए डिफाइन क्या करते हैं, एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। एंड दे कैन हैव एट्रीब्यूट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। अब जो भी टैग यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला टैग बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था ये चीज़। अब देखो इस टैग जो यहाँ पे बना है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर, देखो पहले तो ड्यू टैग लिखा ही है। अब लेकिन इसके अंदर भी एक कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन है। जब भी किसी टैग के अंदर उस टैग के अलावा और भी चीजें लिखी होती हैं, उसे हम बोल देते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी। और उस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। मतलब किसी भी टैग की एडिशनल प्रॉपर्टी ही उसका एट्रीब्यूट कहलाती है, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे एट्रीब्यूट बोल दिया जाता है। वही चीज यहाँ पे देखो बताया गया है, एंड दे कैन हैव एट्रीब्यूट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। जैसे मान लो कि कोई इमेज हम लगा रहे हैं, अब इमेज का कुछ हाइट होता है, कुछ विड्थ होती है, तो इमेज की हाइट और विड्थ हमें सेट करने के लिए कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है। तो उसके लिए हम टैग के इमेज टैग के अंदर ही सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं एट्रीब्यूट उस टैग का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मैं जब भी इनका यूज करूंगा तो वहाँ पे डिफाइन करेंगे, जब इसका आउटपुट हम जनरेट करेंगे। तो ये चीज़ सारी चीज़ें थी, तो इससे आपको थोड़ा सा जानकारी इसका होनी चाहिए। अब देखो एचटीएमएल टैग और एट्रीब्यूट वही चीज बताया गया। टैग मैंने आपको बताया ही था टैग क्या होते हैं, और यहाँ पे एट्रीब्यूट मतलब आपको समझ ही गए, है ना। तो टैग क्या होता है, ये यहाँ पे टैग नेम है ये। अब इसके अंदर, अब ये यहाँ पे टैग नेम लिखा है, इसके अलावा मान लो यहाँ पे पी टैग हमने बनाया। अब पी टैग के अलावा भी यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी यूज कर दी और टैग को यहाँ पे लिस्ट कर दिया। ये एडिशनल प्रॉपर्टी हमारे क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगी। वही चीज यहाँ पे देखो बताया गया कि एचटीएमएल टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन एलिमेंट इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एग्जांपल इंक्लूड, देखो पैराग्राफ टैग फॉर पैराग्राफ। जो ए टैग बना है इसका मतलब होता है लिंक, एंकर टैग। मान लो हम चाहते हैं कि किसी ऐसा कोई टेक्स्ट हो इसमें क्लिक करूं मैं दूसरे पेज पे पहुंच जाऊं,
क्लिक करते ही दूसरे पेज पे पहुंच जाओ, मतलब लिंक दे देना एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, वो किसके हेल्प से होता है, वो एंकर टैग की हेल्प से होता है, ए टैग के हेल्प से। देखो ए है किसके लिए, फॉर लिंक्स एंड IMG टैग, मतलब जब भी हमें इमेज लगाना हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं सब करके आपको बताऊंगा, बस यहाँ पे एक थ्योरी को ओवरव्यू समझ रहे हैं। फॉर इमेज, अब देखो एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट एंड आर प्लेस्ड विद इन द ओपनिंग टैग, मतलब जो यहाँ पे ओपनिंग टैग है इसी के अंदर इन साइड में प्लेस्ड होता है हमारा जो भी एट्रीब्यूट होता है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस टैग के अलावा, है ना, तो उस हम को क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंकर टैग मे हैव एन HREF हाइपर रेफरेंस, इसका मतलब होता है HREF का, तो मतलब कि एंकर टैग के अंदर HREF का हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द एंकर टैग मे हैव एन HREF एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द लिंक्स डेस्टिनेशन, मतलब इस एक ही लिंक से दूसरे, मतलब किस लिंक पे कहाँ जाकर हमें पहुंचना है वो डिफाइन करने के लिए, मतलब उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम HREF टैग का यूज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस यहाँ पे मैं एक तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे एंकर टैग हो गया, और एंकर टैग किसके लिए यूज होता है, लिंक को डिफाइन, ये आपसे 2 नंबर में आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि लिंक के लिए, लिंक को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग, लिंक को लगाने के लिए, लिंक जनरेट करने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, तो आपको बताना है एंकर टैग का ए टैग किस तरह से करते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊंगा वहां से पता चल जाएगा। इमेज के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, IMG टैग का, है ना। और HREF क्या होता है, ये हाइपर रेफरेंस होता है, ये एक एट्रीब्यूट की तरह काम करता है, किसका, एंकर टैग का। सिंपल है, कुछ इस तरह डिफाइन करना है। देखो एस्टिमेट टैग और एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने समझ गए। टैग क्या होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन मेथड एंगल ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा होता है वो टैग नेम होता है, और टैग नेम के अलावा जो भी एडिशनल प्रॉपर्टी है जो मतलब कि स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर, उसे हम क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एट्रीब्यूट को ऐसे भी समझो। देखो एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे IMG टैग लगाना है, ठीक है। अब IMG टैग लग गया, अब IMG टैग को क्लोज करने की भी नीड नहीं है, जो IMG टैग होता है इसे भी क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती है, तो इसलिए हम इसे भी एम्प्टी टैग बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैग हैं जिन्हें क्लोज करने की नीड नहीं होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी टैग बोल देते हैं। तो IMG हो गया, अब IMG हमने लगा दिया मान लो ये, तो लेकिन अब इसकी कुछ इमेज की हाइट और विड्थ भी हमें फिक्स करनी पड़ेगी भाई। मान लो कि हमें कहीं भी ऐसा कोई वेब पेज है, ये देखो ऐसा कोई वेब पेज है ये, मैं चाहता हूँ कि केवल इतने पे ही इसकी जो इमेज है, एक इमेज इतने पे आ जाए, तो देखो ये इमेज की क्या है, जो इसका विड्थ देखो कितनी ज़्यादा है और हाइट देखो कितनी कम है, मतलब इसे हमें सेट करना पड़ता है कि क्या इमेज कितनी बड़ी हमें शो हो। अब इसके बाद मान लो मैं 2-3 इमेज और यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, एक ये हो गई और दूसरी मैंने यहाँ पे इतनी लगा दी ये वाली इमेज, और तीसरी क्या है ये देखो। तो पहली इमेज का देखो साइज, हाइट और विड्थ देखो, फिर यहाँ पे 2-3 इमेज और भी यहाँ पे लग गई तो इनका देखो साइज देखो, तो मतलब हमें इसका साइज डिफाइन करना पड़ता है, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग हम किसी इमेज का साइज फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है, तो यहाँ पे हमें कुछ इसकी हाइट और विड्थ लगानी होती है। हाइट कितनी देंगे उसे हम पिक्सल में यहाँ पे देते हैं, मान लो कितना दे दिया 20 पिक्सल, ये कैसे देते हैं सब सारी चीज़ बताऊंगा। और फिर हमें क्या करना है, विड्थ भी लगाना है, इसे मान ली कर दे 30 पिक्सल, और आप टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस टैग के अलावा, इस टैग के अलावा जो चीज़ ये है और भी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब समझ में आ गया एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, मतलब किसी भी टैग की एडिशनल प्रॉपर्टी है उस टैग का हमारा क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट कहलाती है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब चलो इसके आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ एचटीएमएल टैग, बहुत सारे टैग हैं। मैंने आपको बताया कि देखो लिंक लगाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं, हेडिंग के लिए मैंने आपको 5-6 प्रकार की हेडिंग बताई है, H1 से लेकर H6 तक, और पैराग्राफ के लिए पी टैग बता ही दिया, और इमेज के लिए IMG टैग बता दिया, है ना। तो ऐसा आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे भी टैग हैं, HTML के बहुत सारे टैग हैं, उनके टाइप यहाँ बताए गए। देखो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ HTML टैग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर टैग। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले ड्यू टैग, ड्यू एंड स्पैन टैग आ गया। अब ड्यू टैग ऐसा होता है कि मान लो कि ड्यू टैग का ना कोई मतलब दिखता ही नहीं है, इसका आउटपुट मतलब किस तरह से जनरेट करे, तो मतलब इसका डायरेक्ट आउटपुट नहीं आएगा,
जब तक इसमें बॉर्डर नहीं लगाओगे या फिर इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दोगे, कुछ इस तरह से साइज इसका डिफाइन नहीं करोगे, तब तक div टैग का कोई डायरेक्टली आउटपुट नहीं आता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे स्पैन टैग, लगभग div एंड स्पैन लगभग बराबर ही, मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब इनका जब तक आप साइज या एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं दोगे तब ये डायरेक्ट आउटपुट नहीं देते हैं, है ना। तो आप मल्टीपल div टैग का यूज कर सकते हैं एक पेज के अंदर, स्पैन टैग का भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करेंगे मैंने आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे div टैग का भी देखो, स्पैन टैग, मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा कुछ प्राणी है, मतलब प्राणी का मतलब एक टेक्निकल वर्ड है div, और यहाँ पे स्पैन भी हमारे टैग के नाम से ही जाना जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर टैग है, मतलब जब भी हमें किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि स्ट्रक्चर छोटा सा बना के ये चीज़, तो मैंने एक div दे दिया इसके लिए मैंने div टैग का यूज किया div, और यहाँ पे क्या है, ये हेडर है, क्या है, मैं यहाँ पे आईडी इसकी दे देता हूँ हेडर, मतलब मैंने इसके लिए div बना दिया। अब इसके लिए div बना दिया, और इस पूरी बॉडी का भी एक अपना div है, इसका भी मैंने div टैग इसकी पूरी बॉडी के लिए भी यूज किया, और इसके लिए भी मल्टीपल div है, मतलब यहाँ पे भी 3 div बना दिए मैंने। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम एक ही वेबसाइट के अंदर, या फिर यूँ समझे कि पूरे वेबसाइट का जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, हम div और स्पैन से बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ये किस पे हो रहा था, ये HTML4 के वर्जन पे हो रहा था, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा आगे इन सबका अपना अपना नाम डिफाइन हो गया, मतलब आप इनके नाम से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, मतलब हेडर हो गया, अब फुटर के नाम से अलग हो गया, और यहाँ पे जो है इनके अलग अलग आर्टिकल के नाम से अलग टैग बन गए हैं। तो ये HTML5 के वर्जन में हो चुका है। तो यहाँ पे जो div और स्पैन टैग है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए div एंड स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अब टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग प्रदान करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट प्रदान करने के लिए अलग टैग का यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को मान लो बोल्ड करना चाहते हो, जैसे कि मतलब कि कोई पैराग्राफ लिख दिया, उसमें से मान लो कि कोई कवि का नाम हो गया, कोई पैराग्राफ मान लो किसी कविता में लिख रहे हो, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई वर्ड हो गया, या फिर किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ आप पैराग्राफ लिख रहे हो और वहाँ पे उस महान व्यक्ति का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस नाम को आप बोल्ड कर सकते हो। कैसे, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर उस नाम को रख देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्ट्रॉन्ग टैग हो गया फॉर बोल्ड टेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखो लिस्ट टैग, लिस्ट टैग का मतलब क्या होता है, लिस्ट टैग मान लो कि आप लोग क्या किए, घर का आपको सामान लेना है तो कुछ लिस्ट बना लेते हो, तो लिस्ट को आप ये तो नंबर से डिनोट कर दोगे, 1 2 3 4 5, या फिर इस पॉइंट वाइज डिनोट करोगे। बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट हुआ आप में से कोई, तो उससे क्या कर देगा, राउंड शेप बना देगा। इनसे बड़ा आर्टिस्ट कोई आ गया, स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करते हैं, मान लो कि कुछ भी हम कुछ लाइनिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लाइन मतलब कि कोई मान लो सामान, दीपावली आ गई आपके पास, मतलब दीपावली के दिन बात चल रहा है, तो कुछ आपको सामान लेके आना है मार्केट से, तो कुछ लिस्ट बना लेते हैं और वहाँ पे हम लोग उससे पहले नंबरिंग डाल देते हैं कि पहला नंबर ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये आइटम लेके आना है, तीसरे पे ये आइटम लेके आना है, कुछ इस तरह से पॉइंट वाइज डिनोट कर सकते हैं, इस तरह डिनोट कर सकते हैं, इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप है, कैसा हम चाहते हैं, मतलब एक तरह से हम इसको फॉर्मेट ही करना है, या मतलब जो भी हमें यहाँ पे फॉर्मेट, मतलब जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको फॉर्मेट ही प्रदान करनी है। तो अगर हम कुछ चाहते हैं कि उन जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उससे पहले कुछ इस तरह के पॉइंट आ जाएं, तो उसके लिए हम लिस्ट टैग का, li टैग का यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखो देखो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, दो तरह की लिस्ट होती है, उनके बारे में बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल पे यूएल लिखा है फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। कैसे, ये देखो, इसका कोई ऑर्डर है नहीं है, इसका कोई ऑर्डर है नहीं है, इसका कोई ऑर्डर है नहीं है, लेकिन इनका कुछ ऑर्डर है। तो मैं ये कौन से किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब ये आ जाएंगे OR OL जैसे बोल सकते हो उसे, OL टैग, इन्हें बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। और जो ये सारी चीजें इनका कोई ऑर्डर नहीं है, तो इन्हें बोल देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोल देते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर होते हैं और दूसरा क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पे थ्योरी, मतलब लिस्ट आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप थ्योरी में आप बता सकते हैं कि लिस्ट हमारी मेनली अगर बात करें दो प्रकार की होती है, पहला ऑर्डर और दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट, सिंपल भाषा में। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो एक क्रम में होती है। अब यहाँ पे देखो ए डिजिट के फॉर्म में दिया है, अब यहाँ पे रोमन अंक में भी दे सकता है, ABCD के फॉर्म में भी दे सकता है। तो मतलब जैसा टाइप हम टैग के अंदर डिफाइन करेंगे वैसा ही यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा।
और जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता उसे बोल देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। देखो यहाँ पे कुछ हम ऑर्डर डिनोट से मतलब इससे समझ नहीं सकते कि ये ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से है। तो यहाँ पे ये ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है, इसके लिए हम UL मतलब UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। यू से क्या हो गया? अनऑर्डर, और एल से मतलब लिस्ट, मतलब दोनों का पहला पहला लेटर उठा लिया गया है, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट हो गया। तो अनऑर्डर लिस्ट किसके लिए होता है? जो यहाँ पे पॉइंट वाइज डिनोट करना चाहते हैं। ऑर्डर लिस्ट किसके लिए होता है? OL टैग, जो यहाँ पे डिजिट के फॉर्म में लिखा जाता है। इन सब का मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मतलब बोरियत फील नहीं करना है। जब भी इसका मैं कोड करूंगा तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़ें। अब देखो कुछ रूल्स है नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक टैग के अंदर जब दूसरे टैगों को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग एलिमेंट या फिर नेस्टिंग टैग। जैसे कि यहाँ पे HTML हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, जो स्ट्रक्चर देखे थे HTML, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था? हेड। फिर हमने क्या लिखा? टाइटल। और टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया? हेड को क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया? बॉडी स्टार्ट की। फिर लास्ट में हमने बॉडी को भी क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया? अपने HTML को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो इस टैग के अंदर ये वाला टैग है और इसके अंदर हमारा ये वाला टैग है। समझ पा रहे हैं ना? ये देखो HTML तो यहाँ पे जाके बंद हुआ और हेड हमारे यहाँ पे जाके बंद हुआ। मतलब पहले HTML है, इसके अंदर हमारा क्या हो गया? हेड टैग हो गया। हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल हो गया। मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ रहा है। इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं नेस्टिंग। मतलब नेस्टिंग का मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ रहा है, तो इसे हम नेस्टिंग कंडीशन बोल देते हैं, मतलब नेस्टिंग एलिमेंट बोल सकते हैं। इस तरह से समझ गए ना? तो ये चीज़ यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आपका, रूल्स ऑफ नेस्टिंग। तो HTML टैग मस्ट बी properly nested. This means that an opening tag must have a corresponding closing tag and they cannot overlap. For example, B टैग यहाँ पे लगा है, I टैग लगा है, टेक्स्ट लगा है, क्लोजिंग यहाँ पे भी लगा है। इसका मतलब देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इसके थ्योरी में ऐसे समझो, यहाँ पे मान लो B टैग ये स्टार्ट हुआ। जैसे ही आप लोगों ने B टैग स्टार्ट किया, अब इसके बाद मान लो कि आप चाहते हो जो हमारा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट, इसे आप बोल्ड करना चाहते हो तो इसे B टैग के अंदर बंद कर दिए। लेकिन आप चाहते हो कि जो टेक्स्ट इसका आउटपुट आए तो वो थोड़ा इटैलिक होके आए। टेक्स्ट मतलब देखो तो ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ऊपर वाला क्या है बस ऐसे ही रखा हुआ है स्टेट में और बोल्ड फॉर्म में। और यहाँ पे हम चाहते हैं इटैलिक हो जाए, तो इटैलिक के लिए हम इसके अंदर ही जस्ट आई टैग का यूज कर देते हैं। मतलब इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज किया जाता है। तो जो बाद पे यहाँ पे जो इसके बाद जो टैग स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहले यहाँ पे क्लोज होगा। इसके बाद जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो टैग यहाँ पे क्लोज होगा। ये है कुछ इसके नेस्टिंग के रूल। मतलब जो बाद में टैग स्टार्ट हुआ सबसे पहले बंद होगा और जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में बंद होगा। वही रूल यहाँ पे बताया गया है। सिंपल है ना? तो इसे कुछ उस तरह से समझ सकते हैं आप। तो रूल्स ऑफ नेस्टिंग ये हो गया। यहाँ पे रूल समझ गए नेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, एक स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे है, जितना कुछ हम सारे टैग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बस उनका बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल समझने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास। तो यहाँ पे देखो बेसिक टैग। बेसिक टैग हमें पता है HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी, ये सब बारे में पता चल गया। पेज फॉर्मेटिंग के लिए एडिंग ए न्यू पैराग्राफ, नया पैराग्राफ ऐड करने के लिए P टैग का यूज करते हैं। एडिंग अ लाइन ब्रेक, मतलब आप चाहते हो कि लाइन ब्रेक हो जाए, वहाँ से BR टैग का यूज कर लो। इंसर्टिंग अ ब्लैंक स्पेस, अब ब्लैंक स्पेस मतलब कि आप चाहते हो कि ये कंटेंट्स लिखा है, इसके बीच में जो थोड़ा सा गैप है ये और गैप बढ़ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? %NBSP टेक्स्ट का यूज़ कर देते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी कोड करके डायरेक्ट यहाँ पे संभव नहीं है, बता सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, इस बोर्ड पे मतलब इस फॉर्मेट में। मैं जैसे स्क्रीन पे करूँगा तो वहाँ पे सब कुछ आपको डिस्कस करके बता दूँगा। देखो अब चेंजिंग पेज बैकग्राउंड, आप उसका किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से, उसके लिए कौन सा इसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए CSS का यूज़ करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल सेट। इसके जो आपका नेक्स्ट यूनिट है इसके बारे में वहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे देखो div एंड स्पेंड टैग है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, यूज्ड फॉर ग्रुपिंग एंड स्टाइलिंग एलिमेंट इन द पेज। ठीक है ना? तो पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम div एंड स्पेंड टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है थ्योरी के फॉर्म में। ये आपके थ्योरी फॉर्म में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपकी बुक में भी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ से वह एक तरह से ऐसा है कि आप लोग माइंड पे अपने सेट कर सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बस एक तरह से रटने वाला कोई काम नहीं है। मतलब एक बैठ गए हम कि रट रहे हैं एक एक पॉइंट सारी चीज़ें, तो वो वाला काम कोई नहीं है।
तो सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि इतने सारे टैग हैं, इतनी सारी थ्योरी आप लोग कब तक याद करेंगे, है ना। तो मतलब प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रटना नहीं, चीज़ों को समझना, इसलिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ इतना हो गया, और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट चीज़ें और भी आ जाती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। हाँ, तो देखो हेडिंग के लिए H1 से H6 तक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और यहाँ पे बस थ्योरी मिल रही है। और बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं फॉर बोल्ड, और EM टैग फॉर इटैलिक टैग। आई के अलावा एक टैग और होता है EM टैग, जो टेक्स्ट को इटैलिक देता है, मतलब तिरछा कर देता है थोड़ा सा। मार्क, आप चाहते हो कि मतलब कि कुछ हेडिंग का बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए, मतलब मार्कर जो होता है ना, हाईलाइट कर देते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो सेम ऐसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि इतना चीज़ हमारा हाईलाइट हो जाए, फॉर्मेटिंग हमारा क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। किस तरह से, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। शायद यही होगा, नहीं, ये भी नहीं। हाँ, चलो देखो, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग हमारा क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। ये देखो, हाईलाइट कर दिया ना हमने, इतना इतना टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया। हम चाहते हैं कि वेब पेज जब भी हम क्रिएट करें, ये चीज़ इतना हमारा हाईलाइट हो जाए। तो इस चीज़ को हम मार्क टैग के अंदर बंद कर देंगे, तो अपने आप जो भी इसका बाय डिफॉल्ट कलर होगा वो ले लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अलग कलर्स का बैकग्राउंड कलर हो जाए, तो हम CSS पे पढ़ेंगे, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है। बस यहाँ पे केवल स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हम इसका चेंज कर देता हूँ, चलो। तो देखो H1 से H6 तक हमारी हेडिंग हो गई, और स्ट्रॉन्ग बोल्ड करने के लिए हो गया, EM आई टैग की तरह वर्क करता है। और मार्क हम चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ बाय डिफॉल्ट जो भी मार्कर, जैसे मार्कर हम हाईलाइट करते हैं वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो मार्क टैग यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, वो जो इसका बाय डिफॉल्ट साइज है उससे भी छोटा हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा हाईलाइटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका साइज और भी छोटा हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो हम इसे क्या कर देंगे, स्मॉल टैग के अंदर बंद कर देंगे, और यहाँ पे स्मॉल अपना क्लोज कर देंगे, और ये चीज़ जो पूरा लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे। वो आप क्या होगा, जो भी बाय डिफॉल्ट साइज है उससे और भी छोटा उसका साइज हो जाएगा। अभी कैसे हो जाएगा, अभी हम प्रैक्टिकली संभव तो नहीं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका कुछ आउटपुट सब कुछ बताने वाला हूँ, जो भी 1 से 2 क्लासेस होंगी वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे बाद में आ जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपर होते हैं, जब भी मतलब आपकी टीम बनेगी, जब भी आप कंपनी में वर्क करेंगे, जब भी आपका प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट आफ्टर प्लेसमेंट, तो आपको एक टीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब 5 लोगों का ग्रुप हो जाएगा। और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे टास्क दिए जाएंगे, और कुछ मतलब कि टास्क, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट पड़ा है तो पूरे ग्रुप को दे दिया जाएगा। अब उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग, 4 से 5 लोग काम करते हैं आप में से। अब जैसे काम करेंगे तो कुछ कोड एक व्यक्ति लिखा, मान लो ए व्यक्ति ने कुछ कोड यहाँ पे लिखा XYZ। अब यहाँ पे बी व्यक्ति भी उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो मतलब इस व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने कुछ कोड वहाँ पे लिख दिया। अब बी व्यक्ति के ये कोड कैसे समझ में आए, मतलब कौन सी लाइन का मतलब क्या है, तो उसके लिए ए यहाँ पे क्या कर देता है, एक्स के बारे में बता देता है, वाई के बारे में बता देगा, और जेड के बारे में बता देगा कि किसका क्या मतलब है। तो ये किसका क्या मतलब है बताने के लिए आप कोड के फॉर्म में तो लिखोगे नहीं, कोड के फॉर्म में लिखोगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे वहाँ पे कोई बदलाव ना हो, और जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं वहीं पे हम कुछ ऐसा करके लिख दें कि हमारा आउटपुट उसके कोई जनरेट ना हो, मतलब जो भी इसका ब्राउजर है उस चीज़ को इग्नोर मार दे, और आउटपुट में कुछ उसका आउटपुट ना आए आउटपुट स्क्रीन पे, बस उसे कोडर ही समझ जाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमेंट करना। तो जिस भी लाइन को कमेंट करना होता है, तो कमेंट करने का भी हमारा तरीका होता है, लाइन को कमेंट करना, या फिर एक्स के बारे में आपको कुछ हम बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कमेंट करना का भी हमारे पास कुछ तरीका होता है, ठीक है। तो कमेंट करने का तरीका जो होता है, तो ऐसा कुछ करके हम कैसे कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो भी है लिखेंगे, और लास्ट अपना इसे क्लोज कर देंगे। इसका कुछ ऐसा भी तरीका होता है कि डबल स्लैश लगा दो, वो भी ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं उस लाइन के बारे में लिख दें, तो जो हमारे यहाँ पे बी कोडर है, तो उस लाइन के बारे में उस बी कोडर को पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो बस यहाँ पे बी बस कोडर यहाँ पे समझ सकता है वो सारी चीज़ों को, और आउटपुट में हमारा वो डिस्प्ले नहीं होगा, जो चीज़ यहाँ पे कमेंट करके लिखा जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, देखो कमेंट। You can add comment to your HTML code using, ये देखो यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन, डबल हाइफन, और कमेंट गोज टू हेयर, और इसे ऐसे कुछ क्लोज कर देते हैं।
तो कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द वेब पेजेस एंड आर यूज टू फॉर डॉक्यूमेंटेशन और नोट्स। मतलब आउटपुट स्क्रीन पे कमेंट शो नहीं होगा, बस जो भी कोडर है उसे ही दिखेगा। किस तरह से होता है ये सारे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लिखा किस तरह जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लो कि आप लोगों ने क्या किया, बहुत ही अच्छा पेज बनाया, ऐसा कुछ पेज आप लोगों ने डिजाइन किया ये। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर यहाँ पे आप लोगों ने बॉक्स बना दिया, कुछ मान लो इमेज लगा दी, कुछ इस तरह से। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से केवल इतने इतने पे केवल लाइन एक आ जाए, कुछ इस तरह से। अभी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस तरह से लाइन डिस्प्ले करने के लिए, सिंगल लाइन डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक टैग आ जाता है जिसे बोलते हैं HR टैग। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, मतलब एक लाइन प्रोवाइड करने के लिए, लाइन डिस्प्ले कराने के लिए हम एक टैगर का यूज करते हैं जिसका नाम है HR टैग। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। HR टैग क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन और थीमेटिक ब्रेक ऑन द पेज, मतलब जो चीज़ यहाँ पे एक तरह से पेज को ब्रेक करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ये देखो, मतलब ऐसा लग जाए कि मतलब दो पार्ट में पेज हमारा डिवाइड हो गया। समझ पा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी टैग की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल पेज और मल्टीपल टाइप की पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे टैग हैं। तो जो आपके सिलेबस में केवल वही सारी चीज़ें, उतनी टैग आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को और भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं हमें और भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं और भी यहाँ पे लेक्चर आपके लिए डिजाइन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक क्या क्या सीखा। स्ट्रॉन्ग टैग, HR टैग के बारे में हम लोग देख लिया कि HR टैग से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इमेज टैग के लिए IMG टैग का यूज किया जाता है। टेक्स्ट लाइन, जो टेक्स्ट लिंक है, मतलब किसी भी इसमें क्रिएट्स में क्लिक करें और क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इमेज लिंक, इमेज के लिए मान लो कि किसी इमेज पे ही क्लिक करें और उससे रिलेटेड पेज पे पहुंच जाए। आप लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखते होंगे कि किसी इमेज पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही उसकी वेबसाइट पे जाके पहुंच जाते हैं, है ना। ये किस तरह से चीज़ें होती है, किस तरह से लिंक होता है, तो हम इमेज के अंदर भी लिंक लगा सकते हैं। किस तरह से लगाएंगे, वही आगे हम सारी चीज़ इसके बारे में बात करेंगे जब भी हम इसका कोड करेंगे। तो ये चीज़ के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे टेबल टैग। अब यहाँ पे हम जब भी पेज बनाएंगे तो वहाँ पे टेबल भी क्रिएट करेंगे भाई। जैसे कि आप लोग टेबल हर चीज़ का बनाते होंगे, जैसे कि आपका टाइम टेबल हो गया, टाइम टेबल कॉलेज का टाइम टेबल हो गया हो, तो वहाँ पे भी आप लोग टेबल डिनोट करते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं कुछ रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो टेबल किस तरह से क्रिएट की जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टैग होता है जिसे बोलते हैं टेबल टैग। अब यहाँ पे टेबल का अलग अलग रो भी होता है, टेबल के बाद हम TR टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर टेबल के अंदर TR टैग मतलब टेबल रो, अब इसके अंदर हमारा डाटा होता है, टेबल के अंदर डाटा। समझ पा रहे हैं ना, तो टेबल डाटा बहुत सारा होता है, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का रोल नंबर हो गया, सारा डाटा हो गया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ हेडिंग के फॉर्म में होता है, तो उसे बोलते हैं टेबल हेडिंग। तो इन सबके लिए अलग अलग हमारे पास टैग होते हैं। किस तरह से, देखो इसे भी समझो। यहाँ पे सबसे पहले मान लो आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, ये हो गया। और देखो जो ऐसे डिनोटेड हैं इन्हें हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। जो ऐसे आ रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में, इन्हें बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ पे रहता है, इसके अंदर जो चीज़ लिखा रहता है XYZ, इन्हें बोल देते हैं डाटा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, टेबल डाटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डाटा रहता है, लेकिन इनके कुछ ऊपर इनके बारे में बताया जाता है कि मतलब डाटा किससे रिलेटेड है। तो सबसे टॉप में जो रहता है इन्हें बोलते हैं टेबल हेडिंग। क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर आ रहा है, किसका आ रहा है, टेबल का आ रहा है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है टेबल का। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो क्या है, टेबल। तो सबसे पहले जो हमारा लिखा जाता है वो होता है टेबल टैग।
ये विजुअल है, हाँ, टेबल टैग। इसके बाद हमें रो जनरेट करनी है, तो इसके बाद हम तुरंत टी आर टैग का यूज करते हैं। अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले टेबल हेडिंग, मतलब जो टेबल हेडिंग यहाँ पे इसका टी उठाते हैं, इसका एच, इसका मतलब टी एच बन जाता है। और यहाँ पे इसका टी उठाएंगे, इसका डी बनाएंगे उठाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा टी डी। ठीक है, यहाँ पे देखो टी आर, अब टी आर यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, हेडिंग बनाना है, इसके लिए हम टी एच लिखेंगे। अब टी एच के अंदर मान लो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे अपने टी एच को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर हो गया, फिर यहाँ पे और हम बनाना चाहते हैं हेडिंग, मान लो यहाँ पे नेम हो गया, एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे फिर से हम टी एच को क्लोज कर दिए। जितने रो जितने कॉलम का बनाना चाहते हैं उतने पहले टेबल हेडिंग बनाएंगे, और फिर इस टी आर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना क्लोज कर देंगे। सिंपल कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद हम दोबारा डाटा रखना चाहते हैं, तो इसके लिए टी डी टैग का यूज करोगे। टी डी टैग का यूज करोगे, यहाँ पर रोल नंबर मान लो क्या है 1, और यहाँ पे अपने टी डी टैग को क्लोज कर दो। यहाँ पे टी आर इसके लिए भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे टी आर स्टार्ट कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे दूसरा डाटा रखना चाहते हो, अब यहाँ पे नाम हो गया, मतलब एक्स वाई जेड कोई नाम हो गया, और अपने टी को फिर से यहाँ पे टी डी को क्लोज कर दो, और फिर अपना टी आर यहाँ पे क्लोज कर दो, और लास्ट अपना क्या है, टेबल बंद कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे कोड लिखा जाता है पूरा पूरा, है ना। ये यहाँ पे है, इसका ये यहाँ पे है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो पूरा पूरा कोड लिख गया। तो ये सारी चीज़ किस तरह से कोड लिखेंगे, मैं यहाँ पे एडिटर में जाके आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, और यहाँ पे किस तरह से टेबल बनता है। अब इसका ये बॉर्डर अपने आप नहीं लगेगा, बॉर्डर के लिए हमारे पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बॉर्डर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तभी तो आपको बड़ा कंफ्यूजन लग सकता है कि कैसे याद होगा, लेकिन कुछ हमें याद करने की कोई नीड ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैं रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सारी थ्योरी के बेस में आपको समझा रहा हूँ कि कौन से टैग से क्या होता है, इन सब के बारे में। तो सबके बारे में जब भी मैं प्रैक्टिस करूँगा, मेरे साथ साथ लैपटॉप में कोड करते रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ों को, सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाएंगी। और 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ अपना बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले थ्योरी बेस समझ लो पूरा कि किससे क्या होता है, फिर इसका जब कोड करोगे तो सब चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने दे दिया 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल का यहाँ पे दिया, और अपना क्लोज कर दिया इसे, तो यहाँ पे इसका बॉर्डर लग जाता अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें टेबल इस फॉर्म में बनती है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसके टेबल के, देखो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, यहाँ पे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, टोटल मार्क हो गया, ग्रेड हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, ये ऊपर देखो डार्क है, तो ये हमारे क्या है, हेडिंग हो गया। क्या हो गया, ये ऊपर क्या है, हेडिंग, तो ये टेबल हेडिंग है। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये टेबल का नाम क्या है, टेबल का नेम। फिर यहाँ पे देखो ये हेड हो गया, हेडिंग हो गई, और ये सब क्या है हमारे टेबल डाटा, मतलब टीडी। इसे डिनोट करने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, टीडी टैग का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। बहुत टाइप के, मतलब मल्टीपल टाइप के आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि आप लोग जैसा टेबल देखेंगे वैसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं कोडिंग की हेल्प से, एचटीएमएल की हेल्प से। मतलब जहाँ से स्ट्रक्चर आप लोग सीख रहे हैं एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से, आप वैसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, बस यहाँ पर थ्योरी बस आपको समझ लेना है कि किस तरह से टेबल दिखता है। ये इसके रो एंड कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे डिनोटेड है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो इसके बाद आ जाता है फॉर्म। अब जब भी देखो कुछ फॉर्म, जैसे कि आप लोग कुछ गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो यहाँ पे कुछ आपको डाटा अपना एंटर करना होता है, फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया। अब ये फॉर्म किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, वो भी एचटीएमएल के अंदर ही डिजाइन किए जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा एचटीएमएल, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके फॉर्म के अंदर, तो उसे किस तरह डिजाइन किया जाता है, कौन से टैग का यूज किया जाता है, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें नॉर्मली जो टैग होता है फॉर्म के लिए, फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए इनपुट होते हैं, अलग अलग इनपुट टैग, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा टैग, कौन सा क्या डिनोट करने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं। बस आप ऐसे ना समझना है, आपके लिए फॉर्म टैग के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। और फिर बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग लेक्चर आएंगे, इसके फॉर्म क्या लगाएंगे, टेबल क्या लगाएंगे, मतलब इसके पार्ट वाइज सारे लेक्चर रहेंगे वीडियोस, तो वहाँ पर सब लोग आप बहुत ही आसान से समझ सकते हैं सारी प्रॉपर्टी की हेल्प से, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट में इनसे रिलेटेड भी कराने वाले, प्रोजेक्ट मतलब छोटे प्रोजेक्ट, है ना, कि मतलब कुछ 20 से 30 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, और बहुत अच्छा फॉर्म आप लोग डिजाइन कर लें, और बहुत सारे होमवर्क प्रॉब्लम भी आप लोगों को देने वाला हूँ, है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग होने वाले लेक्चर।
बस आप फॉलो करते रहिए। तो फॉर्म किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, और आपके HTML के अंदर ये सारा चीज़ फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक छोटा सा फॉर्म इतना ही बना के दिखाना होगा आपके एग्जाम में, और 5 मार्क्स से पूछ लिया जाएगा, तो उसे कोड करके आपको बताना होगा, फिर उसका आउटपुट जनरेट करना होगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें फॉर्म के बारे में। और इसके बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, बस यहाँ से ख़त्म है हमारा लास्ट टॉपिक था। और आई होप आपको ये मतलब ये जितना चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है, मल्टीपल टैग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने मल्टीपल जितने भी और भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए थे टैग, उनके बारे में डिस्कस कर लिए कि इमेज टैग क्या होता है, लिंक किस तरह से लगाई जाती है, और फॉर्म टैग क्या होता है, टेबल टैग क्या होता है, और किस तरह से इनका आउटपुट जनरेट होता है, और कैसे मतलब कि एडिशनल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट किस तरह से कहा जाता है किसी टैग की जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक तरह से ओवरव्यू देख लिया, मतलब थ्योरी के बेस पे जैसा होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है तो हम उसमें लाइव पूरा कोड और हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर वे में करने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स को आप लोग देखना ना भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो रही है। हालांकि इससे पहले भी एक प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाली प्लेलिस्ट बन रही है पूरी न्यू है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नया मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ इस पूरे प्लेलिस्ट को शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखें।